अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन के सब्जेक्ट देख रहे थे तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों पेपर की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपकी पार्ट 2 है। पार्ट 1 दोस्तों अगर आपने ना देखा तो उसको भी देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को सबसे पहले खत्म करिए। तो दोस्तों इस वीडियो से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न सब कवर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पेपर में सब मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग उसको बनाकर अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सीटेट यूपी टेट के लिए दोस्तों ये चैनल आपका बना गया है, आगे चलकर आपको सुपर टेट में दोस्तों मेहनत होगी। और एक बात और दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले दोस्तों आपके लिए हमने एक एंड्रॉइड ऐप भी बना दिया है, तो वीडियो को देखने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। उस ऐप को दोस्तों डाउनलोड करने से भी आपका काफी फायदा होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए क्या है, सन 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता किसे चुना गया? तो इस क्रांति या आंदोलन का नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर को बनाया जाना सभी ने स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी? तो दोस्तों डलहौजी देसी राज्यों को किसी न किसी बहाने से अंग्रेजी राज्य में मिलाता जा रहा था, इसी कारण सभी राज्य अंग्रेजों के कट्टर शत्रु हो गए। सन 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे? अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिकता, अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। सन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के जुड़े सैन्य कारण क्या थे दोस्तों? पहला दोस्तों कारण था कि सेना में भारतीयों के साथ वेतन तथा पदों से संबंधित भेदभाव। दूसरा, कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी लगी होने से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए, सन 1857 की क्रांति के संदेश का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो दोस्तों आंदोलनकारियों ने रोटी तथा कमल के फूल को इस विद्रोह का संदेश का प्रतीक बनाया। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की संघर्ष नीति क्या थी, तिथि क्या थी मतलब? तो इस आंदोलन के संघर्ष तिथि दोस्तों 31 मई 1857 निश्चित की गई। याद रखना दोस्तों 31 मई 1857। अगला क्वेश्चन, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत किस जगह से हुई थी? तो इस आंदोलन की शुरुआत दोस्तों बैरकपुर से हुई। कानपुर में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने संभाला? दोस्तों कानपुर में नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया था तथा अजीम उल्लाह खां उनके सहयोगी बने। नाना साहेब जब नेपाल जेल में बंद किए गए उसके उपरांत तात्या टोपे ने कानपुर की कमान संभाली। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर लखनऊ में किसने संभाली? तो अवध की राजधानी लखनऊ की क्रांति की बागडोर वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने संभाली। अंग्रेजों का लखनऊ पर आधिपत्य के बाद हजरत महल नेपाल चली गई। फिर दोस्तों बात करेंगे, मध्य प्रदेश में सन 1857 की क्रांति की कमान किसने संभाली थी? रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का मोर्चा किसने संभाला दोस्तों? तो बिहार के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का मोर्चा संभाला। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों देखा जाए कि सन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो इस आंदोलन की असफलता का प्रमुख कारण दोस्तों था योग्य एवं कुशल नेतृत्व का अभाव। फिर दोस्तों बात होगी 1857 के आंदोलन की विफलता का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गया। ठीक है, सन 1857 की क्रांति का विस्फोट तय तिथि से कितने दिन पहले हो गया था? तो दोस्तों क्रांति की तिथि 31 मई 1857 की थी, किंतु 10 मई 1857 को ही क्रांति का विस्फोट हो चुका था। सन 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसके द्वारा जारी किया गया? तो दोस्तों इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया। उसके बाद दोस्तों बात होगी कि 1857 की क्रांति के बाद भारत पर क्या असर हुआ? तो 1857 की क्रांति के बाद दोस्तों भारत पर राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से प्रथम बार अपने लंबे इतिहास में किसी विदेशी ताकत ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो चुका था। उसके बाद दोस्तों धार्मिक तथा सामाजिक सुधार से क्या तात्पर्य समझाना है? अंग्रेजी शिक्षा
पाश्चात्य विचार, तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानवतावाद से प्रभावित होकर भारतीयों में सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास तथा कर्मकांड आदि में सुधार के उपाय किए गए। फिर दोस्तों बात होगी धार्मिक सुधार आंदोलन से क्या अभिप्राय है। तो भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियां धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थी, इसलिए धर्म को सुधारे बिना समाज सुधार संभव नहीं था। धर्म से जुड़ी मान्यताएं यथा जैसे दोस्तों सती प्रथा थी, विधवा पुनर्विवाह निषेध तथा देवदासी जैसी मान्यताएं समाप्त किए बिना सामाजिक कल्याण संभव नहीं था। उसके बाद दोस्तों बात होगी साइंटिफिक सोसाइटी या विज्ञान समिति की स्थापना किसने की। सन 1864 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। पारसी सुधार आंदोलन के नेता कौन थे दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दादा भाई नेहरूजी। सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया था, तो दलित जातियों के सुधार हेतु ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज का गठन किया। फिर दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने तथा कब की। सन 1886 में एनी बेसेंट ने मद्रास में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। नव जागरण से क्या अभिप्राय ये बताना है। धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं एवं मान्यताओं में परिवर्तन लाने के प्रयास को नव जागरण के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों किसने व कब की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष तथा किसके द्वारा की गई, तो सन 1867 में बंबई में केशव चंद्र सेन ने के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। रामकृष्ण मिशन के उद्देश्यों का वर्णन दोस्तों में करना है, तो दोस्तों इसके मिशन अग्रलिखित हैं। पहला दोस्तों है मानव मात्र के कल्याणकार्थ हेतु कार्य करना। दूसरा राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। तीसरा दोस्तों गुरु रामकृष्ण की शिक्षाओं का देश विदेश में प्रचार करना। चौथा मिशन के लिए योग्य चरित्रवान तथा कर्मनिष्ठ सन्यासी तैयार करना। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम सुधार फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो इस आंदोलन की शुरुआत दोस्तों हाजी शरीयत उल्लाह ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बुनियादी तौर पर विदेशी आधिपत्य की चुनौती के जवाब के रूप में उदित हुआ। इस आंदोलन ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता दी। अब बात होगी राष्ट्रीय भावना के विकास में राजनीतिक एकता की भूमिका क्या थी, तो दोस्तों समाजवादी शक्तियों द्वारा देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय तथा भाषाई निषेध के बीच होने के बावजूद अखिल भारतीय भावना पनपी। इसने वैचारिक एवं भावात्मक एकता को बढ़ावा दिया। अब दोस्तों बात होगी आपके कि राष्ट्रीय भावना के विकास में प्रेस व साहित्य की क्या भूमिका थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेकों समाचार पत्र निकले। इनमें प्रकाशित स्वशासन यंत्र तथा औद्योगिकरण जैसे लोकप्रिय विचारों ने समाज में राष्ट्रीय भावना का विकास किया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के क्या उद्देश्य थे, तो दोस्तों देश के राजनीतिक तथा सामाजिक नेताओं को एकजुट करना, भारतीयों में राष्ट्रीय एकता विकसित करना। तीसरा दोस्तों राष्ट्रीय राजनीतिक और सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचार अभिव्यक्त करना। ये कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के उद्देश्य थे। अब दोस्तों बात होगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधाराओं का वर्गीकरण करना है। यह विचारधाराएं थी दोस्तों पहला नरम दल। इस विचारधारा में नेता दादा भाई नेहरूजी, गोखले व मालवीय तथा सच्चिदानंद थे। गरम दल देखिए एक नरम दल दूसरा गरम दल। इस विचारधारा के नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा बिपिन चंद्र पाल थे। अगला क्वेश्चन होम रूल आंदोलन का संक्षिप्त परिचय देना है। तो 1916 में नरम तथा गरम दोनों दलों एवं कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। इसी समय बाल गंगाधर तिलक तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन का प्रारंभ कर दिया। बंग भंग आंदोलन कब शुरू हुआ, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया। देखिए दोस्तों आपका बंग भंग आंदोलन जो था जून 1905 में शुरू हुआ था। बंगाल का विभाजन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या है। देखो ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की नियुक्ति की, जिन्हें इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग कहां तक फैले हुए हैं और उनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। इस संबंध में सर सिडनी रॉलेट की समिति ने जो सिफारिशें की, ठीक है दोस्तों, उन्हें रॉलेट एक्ट अधिनियम या रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर किसने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी। खिलाफत
आंदोलन में संघर्ष के लिए कौन सा मार्ग अपनाया गया? तो खिलाफत आंदोलन में संघर्ष के लिए दोस्तों अहिंसक सहयोग मार्ग अपनाया गया। ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात होगी चौरी कांड की घटना कब हुई थी? तो दोस्तों 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर यह घटना घटित हुई। नेहरू रिपोर्ट की 2 सिफारिशों का वर्णन दोस्तों आपको करना है। तो भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा मिले तथा उसका स्थान ब्रिटिश शासन के अधीन अन्य उपनिवेशों के समान ही हो। दूसरा दोस्तों भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। असहयोग आंदोलन 1920-22 का मूल उद्देश्य क्या था ये बताना है। तो दोस्तों हमारा जो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अन्यायी अंग्रेज शासन का सहयोग ना करना। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे गांधी जी ने चौरा चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया? देखिए चौरा चोरी घटना से दुखी गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। उनका मानना था कि हिंसा से स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा काकोरी कांड क्या था? अक्टूबर 1924 में कानपुर में क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। धन के अभाव में इन क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक रेलगाड़ी से सरकारी खजाना लूट लिया था दोस्तों। ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों बात होगी लाहौर कांड से आप क्या समझते हैं? तो भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वाले अंग्रेजी अधिकारी साल्डर्स की हत्या कर दी। 23 मार्च 1931 का लाहौर में इन क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। ठीक है। साइमन वापस लाओ से क्या अभिप्राय है? तो सन 1928 में अंग्रेजी सरकार ने भारत के शासन हेतु नियम बनाने के लिए समिति बनाई जिसका नेतृत्व साइमन द्वारा किया गया। इस समिति में कोई भारतीय नहीं था। इस कारण साइमन जहां जहां गया वहां जुलूस हड़तालें हुई और साइमन वापस लाओ का नारा जोरों से गूंजा। अगला क्वेश्चन दोस्तों गांधी इरविन समझौते को समझाना है। तो कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति ने गांधी को वायसराय से चर्चा करने के लिए अधिकृत किया। तत्पश्चात 19 फरवरी 1931 को गांधी जी ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को इरविन से भेंट किया तथा उनकी वार्तालाप लगभग 15 दिनों तक चली। इसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ दोस्तों जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते ने कांग्रेस की स्थिति को सरकार के समकक्ष पहुंचा दिया। अब दोस्तों बात होगी हम लोग की कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में रैम्जे मैकडोनाल्ड की घोषणा के क्या बिंदु थे? तो दोस्तों रैम्जे मैकडोनाल्ड की घोषणा के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार के हैं दोस्तों। यह भारतीयों में सहमति नहीं हो सकी। यदि भारतीयों में देखिए इसको ध्यान से पढ़ना है। यदि भारतीयों में सहमति नहीं हो सकी तो सर्वसम्मत सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा, 3 विशेषज्ञ समितियों, वित्त मताधिकार एवं राज्य संबंधी समितियों का गठन। तीसरा दोस्तों भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना, 2 मुस्लिम प्रांतों, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत एवं सिंध का गठन। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा पूना पैक्ट कब तय किया गया दोस्तों? तो पूना पैक्ट 30 सितंबर 1932 में तय किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में संपन्न हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अवधि क्या थी दोस्तों? तो इसकी अवधि दोस्तों आपकी थी नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं के दोस्तों में नाम लिखना है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं के नाम दोस्तों पहला है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेताओं के हमें नाम बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी दोस्तों नेताओं के नाम है हमारा पहला सुभाष चंद्र बोस, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा दोस्तों लाला लाजपत राय। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी का राजनीति में प्रवेश कब हुआ था दोस्तों? तो उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी का राजनीति में प्रवेश सन 1886 के समय हुआ। प्रमुख उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले को किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों वर्ष 1905 गोखले जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। भारत की जलवायु किस प्रकार की दोस्तों ये बताना है। तापमान और वर्षा में प्रादेशिक भिन्नता होते हुए भी भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मौसमी पवनें किसे कहते हैं? जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं तब भारत में शीत ऋतु होने के कारण हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं दोस्तों, इन्हें हम मौसमी पवनें कहते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों में बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों कारक है धरावल की, जो हमारी धरातल की उसकी बनावट है, हिमालय पर्वत की स्थिति, समुद्र से दूरी,
अक्षांशीय स्थिति अथवा भूमध्य रेखा से दूरी। 5वां है दोस्तों मानसूनी पवने। अगला क्वेश्चन है समताप रेखा किसे कहते हैं? समान तापक्रम वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को हम समताप रेखा कहते हैं। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में चेरापूंजी के निकट मानिसराम में होती है, जो 1142 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? आपके मानिसराम। ठीक है, मानिसग्राम जो भी नाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जलवायु क्या है? जलवायु मौसम की दीर्घकालिक अवस्था का संक्षिप्त रूप है। मौसम क्या है ये बताना है। किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को हम मौसम कहते हैं। जलवायु के तत्वों का वर्णन करना है दोस्तों, तो जलवायु के तत्व है आपका तापमान, आर्द्रता, मेघ, वर्षा, वायु वेग, तूफान आदि। मौसम के तत्वों का वर्णन दोस्तों करना है हमें। मौसम के तत्व है पवने, वायु दाब और सौर विकिरण, वायु का तापमान आदि। मौसम विज्ञान की संरचना किसके द्वारा होती है? तो मौसम के द्वारा ही मौसम विज्ञान की संरचना होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है और पहला दोस्तों रूस का है। ठीक है, याद रखना है। मैक-मोहन रेखा क्या है? भारत और चीन के बीच हिमालय की दुर्गम श्रेणियों से होकर जाने वाली रेखा को हम मैक-मोहन रेखा कहलाती है। भारतीय धरातल का स्वरूप कैसा है ये बताना है। भारत के धरातल में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर ऊंचे पर्वत, गहरी घाटियां, बड़े बड़े मैदान, चौड़े पठार तथा अनेक द्वीप हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है दोस्तों? तो भारत ही नहीं, संसार की सबसे ऊंची एवरेस्ट शिखर 8,848 मीटर नेपाल हिमालय में स्थित है। दून घाटी दोस्तों कहाँ पर है ये बताना है। लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच कई विस्तृत घाटियां हैं, जिनमें एक दून घाटी प्रसिद्ध घाटी है। सुंदरवन किसे कहते हैं दोस्तों ये बताना आपको। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के डेल्टा क्षेत्र में सुंदरवन पाए जाते हैं और इन्हें ज्वारी वन भी कहते हैं। भारतीय मरुस्थल किसे कहते हैं दोस्तों? तो उत्तर भारत में मैदान के दक्षिण पश्चिमी में अरावली की पहाड़ियों से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक का प्रदेश भारतीय मरुस्थल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि खारे पानी की सबसे झील कौन सी है? ठीक है, सबसे ज्यादा खारे पानी वाली झील कौन सी है? तो दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है। भारतीय कृषि पर संक्षिप्त टिप्पणी हमें करना है। तो भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर 75% लोग कृषि पर निर्भर है। विभिन्न प्रकार की मट्टियां होने के कारण सभी प्रकार की फसलें यहाँ पैदा हो जाती हैं। भारत में चाय, गन्ना, मोटे अनाज तथा तिलहन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या कितना प्रतिशत है? दोस्तों ये 40% है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों भारत आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किसमें है? उत्तर और पूर्वी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। अब दोस्तों बात होगी हमारी अगला क्वेश्चन की भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? यह उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, तथा उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 पर उत्तरी अक्षांश तथा 68.60 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है ना, अक्षांश डिग्री में काफी कंफ्यूजन होती है। तो 8 4 से यहाँ पर 37 6 है, 68 7 दोस्तों यहाँ पर आपका 97 25 है। ठीक है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर का है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए कि भारत के विशाल मैदान के जनजीवन को समझाना है। उत्तर का विशाल मैदान जनजीवन की दृष्टि से खुशहाल तथा विकसित आबादी वाला भाग है। इस भाग के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त सभी सुविधाएं तथा बड़े बड़े भव्य नगर आवागमन के साधनों से भरपूर जनजीवन है। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर यह भाग सभी प्रकार की सुविधाओं से तथा भौगोलिक दृष्टिकोण से खूब फल फूल रहा है। अर्थात उत्तर का विशाल मैदान संपूर्ण समृद्धि का घोतक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दक्षिण के पठार तथा पूर्वी एवं पश्चिम घाट के जनजीवन तथा प्रमुख नगरों को हमें समझाना है। तो जनजीवन कैसा है? इस भाग में आबादी बहुत छितरी बसी हुई है। यहाँ गांव और शहर से दूर बसे हुए हैं। पथरीली जमीन होने से यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है। तालाब तथा पोखर सूख जाते हैं। बरसात में कम वर्षा होती है। आल्हा तथा कजरी गीत गाए जाते हैं। पश्चिमी पठारी भागों में ब्रज भाषा तथा बुंदेली तथा पूर्वी भागों में भोजपुरी बोली जाती है। तो दोस्तों प्रमुख नगर कौन कौन थे? झांसी, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, नागपुर, औरंगाबाद, हैदराबाद, मैसूर, अंबर, कोपरगांव, पूना आदि। अब दोस्तों बात होगी कि हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में खनिज संसाधन को खोजने तथा विकसित करने के लिए निदेशालय की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों को खोजने तथा उन्हें विकसित करने के लिए
उन पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए दोस्तों 1955 में भूतल एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों को खनिज बहु जिला घोषित किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 जिलों में पहला ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर, सहारनपुर, ठीक है, झांसी तथा इलाहाबाद को खनिज बहुजिला घोषित किया है। उत्तर प्रदेश में खनिज निक्षेप क्षेत्र कौन से हैं? तो दोस्तों खनिज पदार्थों के निक्षेप क्षेत्र हैं उत्तर में हिमालय पर्वत का पार्श्ववर्ती भाग, दक्षिण पठारी भाग जिसे बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बुंदेलखंड का पठार। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए, उत्तर प्रदेश की खनिज नीति कब घोषित की गई? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की खनिज की पहली खनिज नीति आपको 29 दिसंबर 1998 में घोषित की गई। उत्तर प्रदेश की कुल कितनी फसलें होती हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की और जायद की फसल। ठीक है, गन्ने की फसल पर संक्षिप्त लेख लिखना है हमें दोस्तों। उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है। यहाँ देश का लगभग 35.62% गन्ना उत्पादित होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र दोस्तों तराई क्षेत्र और दूसरा गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, जहां पर वर्ष 2006-07 में 1309.92 लाख मिलियन टन गन्ना उत्पादित हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अब देखा जाए, जायद की फसलों से क्या क्या बोया जाता है? तो जायद की फसल से दोस्तों अंतर्गत ककड़ी, खीरा, परवल, लौकी, मूंग, लोबिया आदि बोया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृषक नीति 2005 की विशेषताएं हमें बतानी है। तो संक्षेप में इस नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। गांव स्तर पर ही किसानों के लिए जल प्रबंध एवं मृदा परीक्षण की व्यवस्था कराना, खेतों की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए किसानों को उन्नतशील बीज व खाद आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना, मशीनरी शोध एवं कृषि विविधीकरण के क्षेत्र में किसानों को गांव में ही लाभान्वित करने की व्यवस्था कराना, कृषि उत्पादों की बॉन्डिंग, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हिस्सेदारी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से किसानों को समझौते के आधार पर खेती कराना। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई? तो वर्ष 1951 में पुरातत्व एवं पुरास्थलों में लोक रुचि जगाने के उद्देश्य से लखनऊ में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, सारनाथ संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो सारनाथ संग्रहालय की स्थापना सन 1904 ईस्वी में हुई। राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो राजकीय संग्रहालय की स्थापना सन 1874 में की गई। ललित कला अकादमी लखनऊ का संक्षिप्त परिचय दोस्तों देना है। देखिए, इसकी स्थापना दृश्य कलाओं एवं व्यवहारिक कलाओं की गतिविधियों एवं कलाकारों को प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान करने के लिए की गई। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश शासक के संस्कृति विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त सरकारी इकाई के रूप में कार्य कर रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कुंभ मेला कब लगता है? तो कुंभ मेला आपका प्रत्येक 12वें वर्ष में लगता है। उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी लखनऊ की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी लखनऊ की स्थापना 13 नवंबर 1963 में हुई। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण संग्रहालय स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में लगभग 83 सांस्कृतिक विरासत संरक्षण संग्रहालय स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने मेलों का आयोजन किया जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में लगभग 250 मेलों का आयोजन किया जाता है। पर्यावरण प्रदूषक की अधिकता के क्या कारण है? तो दोस्तों इसकी अधिकता के कारण निम्नलिखित है। पहला कि अधिक जनसंख्या होना, आवश्यकताओं की वस्तुओं का अधिक उत्पादन, संसाधनों का अधिक दोहन। अब प्रदूषण के हमें दोस्तों प्रकार बताने हैं। तो इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं, पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण, चौथा मृदा और पांचवा रेडियोधर्मी प्रदूषण। पर्यावरण का दोस्तों आपको अर्थ बताना है। तो पर्यावरण हमारे चारों ओर फैला परिवेश या वातावरण होता है। पर्यावरण के कारकों का संक्षिप्त में वर्णन दोस्तों में करना है। तो पर्यावरण के कारकों को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि दोस्तों आपका भौतिक कारक है, दूसरा अभौतिक कारक। भौतिक में दोस्तों मृदा, जल, वायु, सौर ऊर्जा, तापक्रम आएगा। अभौतिक में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव, स्थलाकृति आदि। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के दोस्तों में अर्थ को समझाना है। वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, जल, वायु दूषित हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, पर्यावरण प्रदूषण कहलाती है। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण क्या है? इसके स्रोत हमें दोस्तों बताने हैं। तो वायु में गैसों की एक निश्चित मात्रा होती है। यदि किन्हीं कारणों से किसी गैस की मात्रा कम या अधिक हो जाती है तो उसे वायु प्रदूषण हम कहते हैं। इसके स्रोत है आंधी तूफान, प्राकृतिक स्रोत या मानवीय स्रोत। ठीक है ना। जल प्रदूषण के देखिए अभी दोस्तों वायु प्रदूषण में आप सबसे ज्यादा एग्जाम्पल दीपावली का ले लीजिए।
जब आप लोग पटाखे दगाएंगे तो देखिएगा सबसे ज्यादा कहीं नहीं तो दिल्ली में आप लोग उसका असर देखने को मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। जल प्रदूषण के प्रभाव दोस्तों, अवांछित अपशिष्ट पदार्थों के जल में मिलने से अनैतिक भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन आ जाते हैं। जल प्रदूषण से जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु तो प्रभावित होते ही है, मनुष्य भी अत्यधिक प्रभावित होते हैं। अब दोस्तों बात होती है ध्वनि प्रदूषण के हमें प्रमुख स्रोत क्या है। पहला, उद्योग धंधे एवं मशीनें, परिवहन के साधन, मनोरंजन के साधन जैसे दोस्तों सिनेमा, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दोस्तों कब हुई? 24 अक्टूबर सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं को हल करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना दोस्तों, राष्ट्रों में आपसी सहयोग और विकास के लिए विशिष्ट संस्थाओं का गठन। संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्तों में अंग बताने तो इसके 6 प्रमुख अंग है। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है संरक्षण परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठा है सचिवालय। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा है हमारा कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला अध्यक्ष कौन रह चुकी हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं? नाम उल्लेख हमें करना है। सुरक्षा परिषद के 215 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं जो इस प्रकार हैं: चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन स्थायी सदस्य हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें भारत के लिए बात हो रही थी, लेकिन अभी भारत आ नहीं पाया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। ठीक है। शेष 10 सदस्य जो दोस्तों हमारे हैं अस्थायी सदस्य, केवल 2 वर्षों के लिए महासभा के चुने जाते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 15। दोस्तों जी ये वर्तमान वाले 193 राष्ट्र ये चेंज होते रहते हैं, तो हमेशा हो सकता हो कि जब आप वीडियो देख रहे हो चेंज भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने भारत की क्या सहायता की है? तो यूनेस्को शिक्षा के प्रसार में भारत की सहायता कर रही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 1 के बिंदुओं का वर्णन हमें करना है। इस अनुच्छेद के अनुसार दोस्तों प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: आपसी मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं स्वतंत्रता कायम रखना, प्रत्येक राष्ट्र को समान समझना और समान अधिकार देना, समस्त मानव जाति के अधिकारों का सम्मान करना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय समस्याओं को सुलझाने में सहयोग देना। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 2 के प्रमुख सिद्धांत क्या है? ठीक है दोस्तों, इसके प्रमुख सिद्धांत देखते हैं। किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है आपको, घोषणा पत्र में लिखित उत्तरदायित्वों का पालन करना है, पारस्परिक झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना है। चौथा है कि किसी राज्य की स्वतंत्रता और अखंडता के विरुद्ध शांति का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है ना, शक्ति का दोस्तों मतलब प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। किसी राज्य की स्वतंत्रता और अखंडता के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं करना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायालय कहां पर है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों इसकी संस्थाएं देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष, खाद्य और कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ महिला विकास कोष। ठीक है। वर्ष 2011 जनगणना, वर्ष 1872 अब तक कौन सी जनगणना है? तो दोस्तों सन 1872 से अब तक 2011 जनगणना 15वीं जनगणना है आपकी। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतर्गत साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना के अंतर्गत साक्षरता आपकी 73% हो चुकी है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 2011 के अनुसार भारत में राज्यों की कुल संख्या 36 है दोस्तों। लेकिन अब आपको पता चल चुका होगा कि अभी जो नया बदलाव हुआ उसके अनुसार दोस्तों भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश, तो दोस्तों टोटल जोड़ के होता है आपका 37। ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन अगर इस तरह पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में राज्यों की कुल संख्या 36 ही सही है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अब चेंज हो गया, आपको पता है 37 इस समय। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा दोस्तों राज्य कौन सा? तो दोस्तों सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश, हमारा ये यूपी है। भारत की कुल जनसंख्या दोस्तों कितनी है? तो दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ 1,93,423 है। भारत में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई? भारत पर चीन आक्रमण के पश्चात 1962 में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना हुई। ठीक है। नागरिकों को सबसे ज्यादा खतरा किससे होता है? तो दोस्तों दुश्मन देश द्वारा किए गए हवाई हमलों से।
हमले के समय लाल रंग किसका प्रतीक होता है दोस्तों? लाल रंग के संकेत द्वारा नागरिकों को बताया जाता है कि हमला होने वाला है। तो दोस्तों कभी आप लोग लाल रंग देखें तो समझ जाइएगा कि भाई कुछ होने वाला है, बच के रहना है। रात में हमले से बचने के क्या उपाय है? तो दोस्तों दुश्मन को भ्रमित करने के लिए रात में ब्लैकआउट किया जाता है। नागरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? नागरिक सुरक्षा मूल रूप से नागरिकों द्वारा रक्षा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई जन माल की हानि को देखते हुए प्रत्येक देश अपने यहाँ नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की। इस संगठन में देश के नागरिक सुरक्षा से इसके सदस्य होते हैं जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी प्रकार के बचाव कार्य एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। किसी एक अग्निशामक यंत्र का परिचय दीजिए। दोस्तों गैस टाइप CO2 अग्निशामक यंत्र है। इसमें गैसीय अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग उन वस्तुओं में लगी आग को बुझाने में करते हैं जो पानी से खराब हो सकते हैं, जैसे कागज, बही खाता, कैश बुक, करेंसी नोट, कंप्यूटर इत्यादि। ठीक है, वहां CO2 का यूज होता है। सुरक्षा की दृष्टि से हरा रंग किस बात का सूचक होता है? दोस्तों हरा रंग प्रशासक तथा आम नागरिक के लिए हमला या असुरक्षा समाप्त होने का सूचक होता है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया दोस्तों? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को इस प्रोग्राम की शुभारंभ किया। मेक इन इंडिया, जी हाँ दोस्तों, डिजिटलाइजेशन की योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? डिजिटल इंडिया, आपने काफी सुना होगा। इस योजना का उद्देश्य दोस्तों डिजिटल के साथ शक्ति संपन्न और सूचक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। तो दोस्तों अगर आप इस समय हमारी वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए आप डिजिटल इंडिया में जुड़ चुके हैं। डिजिटल इंडिया यही है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो दोस्तों लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर 11 अक्टूबर 2014 को इस योजना का प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? देखिए दोस्तों यह योजना उन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने अभी तक सुरक्षा बीमा नहीं कराया है। इसके अंतर्गत 1 लाख से 2 लाख की बीमा सहायता दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को मिलेगी। इसका प्रीमियम शुल्क दोस्तों 12 रुपए प्रति साल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? देखिए इस योजना के अंतर्गत 330 रुपए प्रति वर्ष जमा करने वाले व्यक्ति, ठीक है, बीमित व्यक्ति को मृत्यु की दशा में 2 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सीमांत गांधी कौन थे? इनका संक्षिप्त परिचय हमें लिखना है। तो सीमांत गांधी पेशावर के नेता थे। इनका मूल नाम अब्दुल गफ्फार का था। ये पेशावर के इलाके में अंग्रेजों के खिलाफ कई वर्ष से संघर्ष थे। इनके द्वारा दोस्तों जनता में किए गए कार्यों के कारण अहिंसक क्रांतिकारियों के वीर जत्थे अर्थात दोस्तों खिदमतगारों के दल तैयार हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, ठीक है, इनकी भूमिका काफी सक्रिय थी। अब दोस्तों नीचे दी गई तालिकाओं में सही जोड़े में दोस्तों बनाना है। पहला दोस्तों रोलेट एक्ट कब आया? तो दोस्तों रोलेट एक्ट 1919 में है। ठीक है, पहला यहाँ पर होगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा था गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? ठीक है ना, गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों हुई सन 1913 में। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आया। तीसरा दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है? चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो दोस्तों तीसरा का हमारा कहाँ पर जाएगी लाइन? 1922 में, तो सबसे ऊपर दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? सन 1928 में, लास्ट में दोस्तों जाएगा। और दोस्तों लास्ट में क्वेश्चन बचाइए भगत सिंह का शहीद होना 1931। ठीक है, 1931 में। ठीक है, सबसे ऊपर से सेकंड में ना यहाँ पर। तो दोस्तों ये कुछ आपके सही जोड़े हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों गैर सरकारी संगठन का अर्थ बताइए। ऐसा संगठन जो बिना लाभ प्राप्ति के धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, लोकोपकारी, तकनीकी या आर्थिक उद्देश्यों से गठित हो। ठीक है, गैर सरकारी संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच सानिध्य को संक्षिप्त में बताना दोस्तों। 10 दिसंबर 1948 के संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा के अंगीकार किया। ठीक है, इस घोषणा का प्रारूप तैयार करने में गैर सरकारी संगठनों ने अपनी भूमिका अदा की। मानवाधिकार आयोग ने इस घोषणा के प्रारूप तैयार करने के लिए जो विभिन्न प्रतिनिधि मंडल गए थे, उनके लिए इन गैर सरकारी संगठनों ने गैर सरकारी सलाहकार के रूप में कार्य करके उन्हें बहुमूल्य विचार और सुझाव प्रस्तुत किए। यही नहीं, घोषणा के पारित होने के पश्चात उनके प्रसार में भी इन संगठनों ने निर्णायक भूमिका अदा की। प्रोफेसर रैने कैसिन के अनुसार ये संगठन घोषणा के सिद्धांतों को बड़े पैमाने पर जानकारी देने में प्रथम थे। अब गैर सरकारी संगठनों की समिति कब बनाई गई? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 21 जून 1946 को। विश्व शांति को बनाए रखने के लिए कौन सा गैर सरकारी संगठन कार्यरत है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा गैर सरकारी संगठन यूनेस्को विश्व शांति को बनाए रखने के लिए
आपका कार्यरत है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है कि विविधता से आपका क्या अभिप्राय है, ये बताना है। तो विविधता से आशय अलगपन से है, जो कि भाषा, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर हो सकती है। अब एकता का आशय स्पष्ट हमें करना है। एकता का आशय एकजुटता से होता है, जिसका आधार विभिन्न धर्म, समुदाय, जाति, भाषा के व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधना होता है। धार्मिक एकता से क्या आशय है? भारत सदा से ही सर्वधर्म समभाव का सार्थक बना रहा है, समर्थक बना रहा है। भारत में अनेक धर्मों यथा हिंदू, जैन, मुस्लिम, ईसाई तथा पारसी आदि के अनुयायी रहे हैं, परंतु सभी धर्मों में आंतरिक समन्वय की भावना पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक एकता से हमारा क्या तात्पर्य है? तो राजनीतिक एकता का अर्थ सभी लोकतांत्रिक संगठनों को एक मत एवं एकजुट करना है। राष्ट्रीय पक्षी का नाम दोस्तों हमारा मोर है। राष्ट्रीय प्रतीक की श्रेणी में क्या क्या आता है? तो दोस्तों चलिए इसको देखते हैं। पहला दोस्तों हमारा राष्ट्रगान, फिर राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय सेना, राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय पक्षी और मुहर एवं स्टाम्प आदि आता है। ठीक है, स्टाम्प। आतंकवाद के कोई दो उद्देश्य दोस्तों में बताना है। तो आतंकवाद के निम्न दो उद्देश्य हो सकते हैं। अपने उद्देश्य व आदर्शों का सघन प्रचार करना और जनता का समर्थन प्राप्त करना। अपने संगठन की शक्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों से युवा वर्ग को अपने पक्ष में लेना। तो दोस्तों ये आतंकवाद का उद्देश्य हो सकता है। सांप्रदायिकता का क्या होता है दोस्तों, इसको देखते हैं। सांप्रदायिकता से अभिप्राय अपने समुदाय के प्रति आस्था रखना व उसके कल्याण के लिए सोचना तथा दूसरे संप्रदाय के प्रति घृणा की भावना रखकर अपने संप्रदाय का कल्याण ही सांप्रदायिकता है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा किस प्रकार दिया, ये बताना है। तो अंग्रेजों ने दोस्तों फूट डालो और राज करो, जी हाँ दोस्तों, फूट डालकर राज करो की नीति को अपनाकर सांप्रदायिकता की बीज बोए। तो दोस्तों ये आज भी बहुत कारगर है। अगर आप लोग दो दोस्तों को लड़ाई कराना है तो खाली झूठ के दोस्तों दो बातें बोल दीजिए तो लड़ाई हो जाती है। तो सांप्रदायिकता की भावना को कैसे दूर किया जा सकता है दोस्तों? देखिए तरीके हैं। शिक्षा के व्यापक प्रसार, लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाकर, सभी सदस्यों के सामूहिक प्रयासों से राष्ट्रीय पर्वों को आयोजित किया जाए। अब दोस्तों जातिवाद क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यूपी में जातिवाद बहुत ज्यादा फैला है। तो एक ही जाति के लोगों में पाई जाने वाली ये वह भावना जिसमें लोग अपनी जाति के हितों के समक्ष अन्य जातियों को हानि पहुंचाने के लिए प्रेरित होते हैं, यही आपका दोस्तों जातिवाद है। जातिवाद की दोस्तों दो हानियों को हमें बताना है। पहला दोस्तों आपका सांप्रदायिक दंगे। जातिवाद एक ऐसा विश्व वृक्ष है जिसकी छत्र छाया में सांप्रदायिकता रूपी नाक पलकता है, ठीक है, पलता है। जब भी यह नाक फन उठाता है तो देश की इसकी आग में झुलसते लगता है, जिससे राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। औद्योगिक कुशलता में कमी, अपनी ही जाति के लोगों को सरकारी सेवाओं में नियुक्त कराने से औद्योगिक कुशलता में कमी उत्पन्न हो जाती है। अपेक्षित योग्यता न होने के कारण राष्ट्र व कार्य स्तर घट जाता है, इससे औद्योगिक कुशलता कम हो जाती है। इस प्रकार जातिवाद राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति में बाधक बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों अब देखा जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है, ये बताना है। तो दोस्तों अर्थ देखते हैं, सैनिक गुटों से अपने आप को अलग रखने का किसी देश द्वारा प्रयत्न करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचशील के सिद्धांतों का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो पंचशील के सिद्धांतों का निर्माण दोस्तों वर्ष 1954 में किया गया। ठीक है, फिर दोस्तों सैनिकों के सम्मान में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 7 दिसंबर को मनाया जाता है। गुट निरपेक्षता क्या है? सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना है और रखकर शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना। शांति एवं स्वतंत्रता की यह नीति को ही हम गुट निरपेक्षता की नीति कहलाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निशस्त्रीकरण क्या है, इसको बताना है। विश्व शांति बनाए रखने के लिए शस्त्रों से कम प्रयोग में धन की बचत का उपयोगी जल कल्याण के कार्यों में प्रयोग होना ही निशस्त्रीकरण कहलाता है। अर्थात विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों से के प्रचुर मात्रा में संग्रह न करना निशस्त्रीकरण है। लेकिन दोस्तों आजकल बिल्कुल उल्टा हो रहा है, सभी को अपनी ताकत दिखानी है, तो सबसे ज्यादा दोस्तों पैसा सभी लोग आजकल डिफेंस में खर्च करते हैं। प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं? पहला दोस्तों जनसंख्या, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा गरीबी, चौथा साक्षरता दर। तो दोस्तों लेकिन इस बार जब आपकी जनगणना होगी तो दोस्तों में पूरी उम्मीद है कि साक्षरता दर काफी कम हो जाएगी। मतलब साक्षरता दर कम का मतलब दोस्तों ऐसा नहीं है, मतलब साक्षरता अपने दोस्तों देश में सबसे ज्यादा बढ़ सकती है। हो सकता है कि दोस्तों इस बार वो 90% के ऊपर निकल जाए, क्योंकि आपको पता है यूपी के आजकल हर एक गाँव में प्राइमरी स्कूल का रूल है कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से छूट नहीं सकता है। तो दोस्तों 100% दोस्तों काम हो रहा है, तो साक्षरता दर दोस्तों काफी बढ़ सकती है इस बार। अगला क्वेश्चन, गरीबी का आशय में स्पष्ट करना है।
वह अवस्था जिसमें एक परिवार अपनी आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता वही गरीबी है। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी आवश्यकताओं की चीजें अगर उसकी भी पूर्ति ना हो तो वो गरीबी होती है। अब भारत में दोस्तों दो प्रकार की गरीबी होती है। कौन कौन सी? देखिए, गरीबों के प्रकार में दोस्तों हम जानेंगे कौन कौन से। एक तो सापेक्ष गरीबी, दूसरी निरपेक्ष गरीबी। गरीबी रेखा से क्या अभिप्राय होता है दोस्तों? किसी परिवार के निर्वाह के लिए प्रति माह कितनी न्यूनतम आय चाहिए, वह धन गरीबी रेखा कहलाता है। इससे कम आय प्राप्त करने वाले परिवार गरीबी रेखा के नीचे तथा इससे अधिक आय प्राप्त करने वाले गरीबी रेखा के ऊपर होते हैं। अब दोस्तों बात होती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य एवं प्रसार को हमें समझाना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने के पीछे हमारी सरकार के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की खाद्यान्न की पूर्ति हो, प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने तथा बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए कार्य हो, महिला एवं बाल विकास की योजनाओं की प्रगति हेतु नागरिकों को वहन करने योग्य मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु अत्यंत पिछड़े बालकों में खाद्यान्न आपूर्ति हेतु। ठीक है, तो यह तो होता है दोस्तों आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्याह्न भोजन योजना या मिड डे मील का आरंभ किस वर्ष किया गया? दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है। तो मध्याह्न भोजन योजना दोस्तों मिड डे मील का आरंभ 15 अगस्त 1995 से हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के प्रमुख घटक क्या है दोस्तों, इसको बताना है। तो इस मिशन के प्रमुख 3 घटक है दोस्तों, कौन कौन से? NFSM चावल, NFSM गेहूं और NFSM दलहन। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष की गई तथा इसका मुख्यालय कहां पर है? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1964 में की गई और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में। भूमंडलीकरण का क्या है दोस्तों, इसको बताना। वस्तुएं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, भले ही वे आवश्यकताएं हो, जैसे भोजन, कपड़े, फर्नीचर, बिजली का सामान या दवाइयां अथवा आराम और मनोरंजन की वस्तुएं, इनमें से भूमंडलीय आकार के नेटवर्क से हम तक पहुंचती हैं। कच्चा माल दोस्तों किसी एक देश से निकाला गया हो सकता है इस कच्चे माल पर प्रक्रिया करने का ज्ञान किसी दूसरे के पास हो सकता है और इस पर वास्तविक प्रक्रिया किसी अन्य स्थान पर हो सकती है, और हो सकता है कि उत्पादन के लिए पैसा एक बिल्कुल अलग देश से आया हो। ध्यान दीजिए कि विश्व के विभिन्न भागों में बसे लोग किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनकी परस्पर निर्भरता केवल वस्तुओं के उत्पादन और वितरण तक ही सीमित नहीं है, वे एक दूसरे शिक्षा, कला और साहित्य के क्षेत्र में भी प्रभावित होते हैं। देशों और लोगों के बीच व्यापार, निवेश, यात्रा, लोक संस्कृति और अन्य प्रकार के नियमों से अंतरक्रिया भूमंडलीयकरण की दिशा में एक कदम है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न, भूमंडलीकरण के परिदृश्य में भारत की वर्तमान स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। तो दोस्तों देखिए, भारत में भूमंडलीकरण के अंतर्गत विगत एक दशक में कई विदेशी कंपनियों द्वारा मोटर गाड़ियों, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां लगाई जाती हैं। इससे भी बढ़कर कई उपभोक्ता वस्तुओं, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में यथा रेडियो, टेलीविजन और अन्य घरेलू उपकरणों की कीमतें घट गई हैं। दूरसंचार के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। अब बात आती है भूमंडलीकरण के आर्थिक प्रभाव को हमें समझाना है। भूमंडलीकरण के आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत अन्य देशों से पूंजी, नवीनतम प्रौद्योगिकी और मशीनों का आगमन होता है। सांख्यिकी माध्यों का दोस्तों में वर्णन करना है। तो इसके सांख्यिकी के 3 माध्य या केंद्रीय माप होते हैं। पहला दोस्तों आपका समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब दोस्तों निम्नलिखित संख्यात्मक राशियों का समांतर माध्य में ज्ञात करना है। 10, 20, 18 ये सब है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, समांतर माध्य निकालने का क्या होगा, माध्य। ठीक है, सिग्मा एस एक्स बटे एन। तो दोस्तों एक्स का मतलब क्या होगा, सभी को आप जोड़ लीजिए। 10 + 20, सब में बीच में प्लस का चिन्ह लगा के सबको जोड़ लेना है। तो दोस्तों अगर सबको आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 140 और टोटल संख्या कितनी, 3, 3, 6, 7। ठीक है, तो बटे में यहाँ 7 आया, तो सबको जोड़कर 7 से भाग। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि माध्यिका को उदाहरण से हमें समझाना है। यदि किसी श्रेणी के पदों को आरोही या अवरोही क्रम में रखा जाए तो बीच वाले पद का मान उस श्रेणी का माध्यिका कहलाती है। माध्यिका श्रेणी को 2 भागों में विभाजित करती थी। एक भाग प्रत्येक पद का मान माध्यिका से कम और दूसरा भाग के प्रत्येक पद का मान माध्यिका से अधिक होता है। ठीक है, इस पद के दोनों ओर निरीक्षण की संख्या बराबर होती है। यदि निरीक्षणों की संख्या दोस्तों हमारी विषम है तो आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखने पर दोस्तों पदों में n+1 वे पद का मान ही माध्यिका होगी। जी हाँ दोस्तों, ये फार्मूला आपने काफी बार पढ़ा होगा अगर हमारी मैथ की वीडियोस देखी हो। अगर दोस्तों ये चीज हमारा सम होगा तो क्या होगा, तो पहला ये फार्मूला लगेगा n/2 में पद का मान प्लस n/2 + 1 में पद का मान बटे 2। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है कि किसी एक कक्षा में 43 विद्यार्थियों
को उनकी आयु के आरोही क्रम में खड़ा किया जाए तो 43+1, ठीक है, अर्थात 22वें विद्यार्थी की आयु कक्षा की माध्यिका आयु कहलाएगी। इसी प्रकार खड़े विद्यार्थियों की संख्या 44 सम है तो दोस्तों क्या होगा आपका 44+1वें विद्यार्थी की आयु, ठीक है, ये होगा। तो दोस्तों फिलहाल ऐसा नहीं होगा, तो जैसे अगर 44 होंगे तो दोस्तों ठीक है, चलिए ठीक है, 22वें और 23वें करके निकाल दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अगर आपने हमारी माध्यिका की वीडियो देखनी तो दोस्तों हमारी मैथ की प्रॉपर वीडियो देखिए दोस्तों, उसमें एक से एक बढ़कर एक क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस वीडियो के बाद दोस्तों आपको मैथ की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पूरे दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट दोस्तों अवेलेबल है। 4-4 घंटे तक की वीडियोस बनाई गई है आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं बहुलक। तो आप लोग सोच रहे हैं मैथ कहाँ से आ गया, लेकिन चलिए ठीक है। बहुलक क्या उदाहरण प्रस्तुत करना है। यह सामग्री में चर राशि का वह मान है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, अथवा सामग्री में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है उसे हम सामग्री का बहुलक कहते हैं। यदि हम यह कह सकते हैं किसी कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का बहुलक मोड 35 है, तो इसका अर्थ यह है कि विद्यार्थियों की सबसे अधिक संख्या ने 35 अंक प्राप्त किए, अर्थात अधिकतम विद्यार्थी के अंक 35 हैं। अब दोस्तों 9, 14, 10, 7, 11, 12, 13, 11 क्या हमें बहुलक बताने हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे बहुलक निकालने का सबसे अच्छा सा तरीका यही है कि दोस्तों आप खाली इसमें देख लीजिए सबसे ज्यादा बार संख्या रिपीट कौन सी हो रही है। देखिए 11 यहाँ भी आ रहा है, 11 यहाँ भी, 11 यहाँ, सबसे ज्यादा बार दोस्तों रिपीट आपका 11 हो रहा है, तो इसका आंसर भी 11 ही होगा। बात खत्म करते दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है विलय नीति क्या थी। तो लॉर्ड डलहौजी के तहत देशी राज्यों को ब्रिटिश सरकार राज्यों में से किसी न किसी बहाने मिलाया जाना ही विलय नीति थी, ठीक है दोस्तों। तो भाई आपको किसी न किसी तरीके से आपको विदेशी राज्यों में ब्रिटिश राज्यों में मिला देना ही विलय नीति थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्रांति की असफलता का कोई एक मुख्य कारण हमें बताना है। क्रांति केवल मात्र उत्तर भारत, ठीक, उत्तर मध्य भारत में ही केंद्रित हो रही थी। अगला क्वेश्चन कच्चा माल किसे कहा जाता है। देखिए प्रकृति, खेतों या भूमि के अंतर से प्राप्त होने वाली वस्तुएं कच्चा माल कहलाती हैं। कारखाने या यंत्र द्वारा जब इसका रूप परिवर्तित हो जाता है तो वह तैयार या निर्मित माल कहा जाता है। इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 के सदस्यों की संख्या कितनी थी। देखिए इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 के सदस्यों की संख्या 12 से 16 थी, 12 से लेकर 16 तक। भारतीय सरकारी, ठीक है, भाषा कब बनी। तो दोस्तों 1835 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का पारित हुआ था दोस्तों 1904 में। नव जागरण का क्या अर्थ होता है। धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं एवं मान्यताओं में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो A.O. ह्यूम, ठीक है। उदार नरम दल से आप क्या समझते हैं। देखिए कांग्रेस के नेता के वे नेता जो शांतिपूर्ण तथा वैधानिक ढंग से देश की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते थे उदारवादी कहलाए। अरोड़ा आसफ अली ने किन किन आंदोलन में भाग लिया। तो अरोड़ा आसफ अली ने कानून तोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, ठीक है। आगे बढ़ो हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। निम्नलिखित नारा किसका दोस्तों। इसका है भीकाजी कामा का। भारत का पहला तिरंगा झंडा किसने बनाया था दोस्तों। इसका आंसर होगा वीर सावरकर ने, ठीक है। भारत का पहला तिरंगा झंडा बनाया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन दांडी यात्रा किसने की थी। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। उन दो सशस्त्र क्रांतिकारियों के नाम लिखो जिनको फांसी दी गई थी। दोस्तों आपको याद होगा सरदार भगत सिंह और राजगुरु को। सीमांत गांधी कौन थे। तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता था। पूना पैक्ट किन के मध्य हुआ था दोस्तों। पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के मध्य हुआ था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। मांगटेयू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट किस सन में बनाया गया था दोस्तों मांगटेयू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट सन 1919 में बना था। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी। 30 जनवरी सन 1948 में। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत में किस नीति का समर्थन किया गया है। गुटनिरपेक्षता की नीति का। विश्व के दो प्रमुख गुट कौन कौन थे। तो पहला दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है सोवियत संघ। पंचशील के पहले सिद्धांत का वर्णन दोस्तों में करना है। तो एक दूसरे राज्य की सीमा एवं उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाना चाहिए। दशेश में सम्मिलित होने वाले देशों को दोस्तों में नाम बताना है। तो दोस्तों कौन कौन थे। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति से सुरक्षा बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला दोस्तों। तो पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला। पहले विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों के नाम बताने हैं। तो दोस्तों इसमें भाग लेने वाले देश थे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया ना क्या ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, टर्की तथा दूसरे पक्ष में दोस्तों सर्बिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं।
तो दोस्तों पहला है चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन। तो दोस्तों इसमें भारत का नाम भी बहुत ही जल्द सम्मिलित होना चाहिए, तो इसके लिए आप लोग कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए कि हमारे देश का नाम भी उसमें आना चाहिए। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के दोस्तों में नाम लिखना है। पहला है दोस्तों आपका महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है संरक्षण परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय। चेतावनी प्रणाली कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो ये आपकी 2 प्रकार की होती है, इसको याद रखना है। हवाई हमले की चेतावनी के प्रकार बताना है। तो दोस्तों हवाई हमले का पीला संकेत होता है, हवाई हमले का लाल संकेत भी होता है, हवाई हमले का हरा संकेत भी है, हवाई हमले का सफेद संकेत भी होता है। अब बात होती है दोस्तों ब्लैकआउट क्या होता है, इसको बताइए। तो ब्लैकआउट उस स्थिति में किया जाता है जब दुश्मन हमारे क्षेत्र में रात्रि आक्रमण कर दे, तब दुश्मन के लक्ष्य को पहचानने और भ्रमित करने के कई उपायों को हम अपनाया जाता है। भारत में कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया? तो दोस्तों भारत को 5 भागों में बांटा गया है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो दोस्तों भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। समताप तथा समताप रेखा किन्हें कहते हैं? देखिए समान तापक्रम वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को हम समताप रेखा कहते हैं और समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को हम समताप रेखा कहते हैं। अब बात होती है दोस्तों खनिज कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। लौह अयस्क किसे कहते हैं दोस्तों? तो खदानों से प्राप्त लोहे को लौह अयस्क कहा जाता है। अब खान किसे कहते हैं? देखिए जिन स्थानों से खनिज प्राप्त किया जाता है दोस्तों उन्हें हम खान कहते हैं। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो दोस्तों इसको कहते हैं मैंगनीज। काला सोना किसे कहते हैं दोस्तों? तो कोयले को हम काला सोना कहते हैं। शक्ति के साधन दोस्तों किन्हें कहते हैं? जिन साधनों का प्रयोग हम मशीनों को चलाने, यातायात के साधनों को गति देने, कृषि को यांत्रिक बनाने तथा घरेलू कार्यों के लिए करते हैं, उन्हें हम शक्ति के साधन कहते हैं। अभ्रक अब कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो अभ्रक आपका 4 प्रकार का होता है। नमक कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों नमक आपका समुद्र तट से प्राप्त होता है। मानवाधिकार क्या है? देखिए मानवाधिकार मनुष्य के वे अधिकार हैं जो उनकी स्वतंत्रता की रक्षा तथा सभी व्यक्तियों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए परम आवश्यक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका गठन भारत में वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इसका मुख्यालय भी दोस्तों आपका दिल्ली में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताना है। देखिए दोस्तों अब ये क्वेश्चन आपके 2016 के पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब अब ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आ चुके हैं तो आपको अच्छे से इसको ध्यान से देखना है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें रहा कि ईसाई धर्म का प्रचार, जातिवाद की उपेक्षा, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, भेदभाव नीति, कुटीर उद्योग, उद्योग धंधों का विनाश, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि रानी अवंतीबाई कौन थी? तो यह रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी जिनकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उन्हें रामगढ़ से हटा दिया। ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे? देखिए ईश्वर एक है, उसकी पूजा के लिए मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं होती, पूजा का अधिकार सभी को है, आत्मा अजर व अमर है, ईश्वर कर्मानुसार फल देता है, ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य में विश्वास रखता है, जातिवाद और छुआछूत का विरोधी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आयरिश की निवासी थी। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो दोस्तों हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई तथा इसकी स्थापना का श्रेय हम A.O. ह्यूम को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मिश्रा तथा पृथ्वी चंद्र राय थे, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताना है। तो 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता लिखनी है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका कि इसमें ऋतुओं में परिवर्तन के अनुसार जलवायु दशाओं, तापमान, वायु दाब, हवाओं की दिशा, वर्षा आदि में परिवर्तन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों जेट वायु धारा किसे कहते हैं? कि वायुमंडल में बहने वाली तेज हवा जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है उसे हम जेट वायु धारा कहते हैं। जी हाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोल आदि। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है? बांध परियोजना का दोस्तों नाम भी बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रिहंद बांध, सोनभद्र जिले में स्थित है। चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो दोस्तों वन बचाओ अभियान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैव विविधता किसे कहते हैं? तो दोस्तों किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं और उनकी प्रजातियों से, ठीक है दोस्तों। तो मालस्थ का जनसंख्या सिद्धांत हमें बताना है। जनाधिक्य से आशय देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या के अधिक होने से।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, ये बताना है। तो दोस्तों रूस निवासी महिला मैडम हेलेन पेट्रावना ब्लावास्की और अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टील ओकार्ड ने 17 नवंबर सन 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था। तो दोस्तों यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे गांधी जी द्वारा प्रकाशित होता था। पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन थी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा फ्रांसीसी और अंग्रेजी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, ये बताना है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां आपकी अगरिया, बेगा, भूया, पटारी, प्रहरिया, चोरो, बुक्सा, खरवार, पंखी, पनिका, जौनसारी, थारू, बेटिया, ठीक है ना, गौड़, धुरिया, नायक, पठारी और राजगुण, ये दोस्तों प्रमुख जनजातियां आपकी। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या, उत्तर प्रदेश में लोकसभा व राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका 303 सीटें। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इससे परमाणु बम में यूज होता है, एटम बम। तो यूरेनियम की पावर बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी बात कभी और करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है। तो वनोन्मूलन जारी, ठीक है, जारी और जलवायु और भूगोलर में परिवर्तन ला रही है। वनोन्मूलन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है और हरित प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए एक मुख्य कारक है। उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन दुनिया की 20% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ सिंह स्तंभ कहाँ से अनुकृति किया गया है। तो दोस्तों अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में मिली एक अशोक लाट से लिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम में हमें लिखना है। लंबाई को घटते हुए, ठीक, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं ये। पहला दोस्तों आपका सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर, करनाली या घाघरा नदी की लंबाई दोस्तों 1080 किलोमीटर, चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर, गोमती नदी की लंबाई 900 किलोमीटर, रामगंगा नदी की लंबाई दोस्तों 690 किलोमीटर, राप्ती नदी की लंबाई दोस्तों 600 किलोमीटर, बेतवा नदी की लंबाई आपकी 590 किलोमीटर है। अगला प्रश्न दोस्तों, भूस्खलन का क्या तात्पर्य है। देखिए भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है। धरातली हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें चट्टानों के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। भारी वर्षा तथा बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है। मानव गतिविधियों जैसे कि पेड़ों और वनस्पति के हटाने, सड़क के किनारे खड़ी चट्टानों के काटने या पानी की पाइपों में रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख 2 विद्युत परियोजनाएं को लिखना है। तो दोस्तों पहला होगा बक्सर पावर प्रोजेक्ट, दूसरा आपकी तृप्ति पावर प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे, इसको बताना है। तो दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दिनेश शाह वाचा, ठीक है, योगेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी ने 11 जनवरी 1920 को आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरा चौरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक भयानक घटना घटित हुई थी। चौरा चौरी कांड के नाम से चर्चित इस घटना के अंतर्गत भीड़ ने पुलिस के 21 जवान व थानादार को थाने में बंद करके आग लगा दी गई। तो दोस्तों चौरा चौरी की घटना से गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने शीघ्र ही असहयोग आंदोलन 1920-1922 को समाप्त करने का निर्णय लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे। तो गांधी जी के 5 अप्रैल डांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ दिया। आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार निश्चित किया गया कि प्रत्येक गांव गैर कानूनी नमक लाए या बनाए। बहनों को मादक पदार्थों की दुकानों, अफीम के अड्डों तथा विदेशी कपड़ा की दुकानों पर धरना देना चाहिए। प्रत्येक घर में बूढ़े व युवक सभी तकली चलाकर सूत काटे।
विदेशी वस्त्र जला दिए जाए, हिंदू छुआछूत की भावना का त्याग करें, सरकारी कर्मचारी अपने पदों से त्याग पत्र देकर अपना जीवन जन सेवा में लगा दें। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जिन्ना ने गांधी जी पर क्या आरोप लगाया था? जिन्ना ने गांधी जी के नेतृत्व पर की वैधता पर ही आरोप लगा दिया था। जिन्ना ने लिखा था कि जब तक आप प्रतिनिधि की हैसियत प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक आपके द्वारा किसी भी प्रतिनिधि की हैसियत से हस्ताक्षर करने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई थी? तो लाला लाजपत राय भारतीय कांग्रेस में गर्म दल के 3 सेवाओं लाल, बाल व पाल में से एक थे। ठीक है दोस्तों, लाल, बाल और पाल। सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान लाठीचार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? तो दोस्तों, आजादी के बाद भारत की प्रमुख उपलब्धियां: शिक्षा और डिजिटल इंडिया, भारत इतिहास में महिलाओं की शक्ति, स्वतंत्रता के बाद से अर्थव्यवस्था में कैसे बदलाव हुए, मतदान का अधिकार हुआ, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के विविध कार्यक्रम, ठीक है, विविधता में एकता, उत्पादन के मामलों में, और भारतीय रेलवे का नेटवर्क और भारतीय सशस्त्र बल आदि। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते हुए उसका कार्य हमें बताना है। तो दोस्तों, यूनेस्को क्या है? पहला यू से यूनाइटेड नेशन, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इसका कार्य होता है कि शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार झगड़ों का निपटारा करना। उद्देश्य दोस्तों इसका क्या है कि शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना। भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं दोस्तों, ये बताना है। तो द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में उत्तर दक्षिण की ओर फैला है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तथा दूसरा केरल राज्य के पश्चिम में अरब सागर के बीच में, इसे हम लक्षद्वीप समूह कहते हैं। अंडमान निकोबार में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं तथा अधिकांश भूमि ढालू है, घने जंगल है जहां नारियल खूब पैदा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताना है। तो पहला है आपका अक्षांशीय स्थिति, दूसरा समुद्र तल से ऊंचाई, तीसरा पर्वतों की दिशा, चौथा है सागरीय प्रवाह, पांचवा दोस्तों पवन दिशा, छठा है वायु मंडलीय दाब, और सातवां है जल स्थल वितरण, और आठवां धरातलीय बनावट। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती है दोस्तों? सबसे पहले तो भूकंप आपको पता है, बाढ़, महामारी आदि। इस समय दोस्तों बाढ़ का काफी जगह चल रही, बारिशें हो रही हैं, आप देख ही रहे होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? चक्रवात को और किन नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं वात चक्र, बवंडर, झंझावत, गूढ़ वायु आदि। बवंडर तो दोस्तों आपने पक्का सुना होगा, और कुछ नाम सुना हो या ना सुना हो। अगला क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों से होने वाली 2 घातक बीमारियों के हमें नाम बताने। तो क्या हो सकता है दोस्तों? त्वचा कैंसर के कारण हो सकती है, सनबर्न का मुख्य कारण होती है, आंखों के लिए हानिकारक है। उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन कार्यों में होता है? देखिए दोस्तों, पहला, पेड़ पौधे मिट्टी के जल के साथ खनिज लवण का अवशोषण करते हैं एवं जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सूर्य को प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा है दोस्तों, मिट्टी का उपयोग बर्तन निर्माण जैसे सुराही, मटके तथा कुल्हड़ में किया जाता है। मिट्टी का उपयोग भवन में जैसे ईंटों आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, रिहंद बांध परियोजना किस प्रदेश, किस जिला तथा किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन भी है। तो रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रेणुकूट शक्ति नगर मार्ग पर पिपरी पर स्थित है। यह रिहंद नदी को बांध कर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपकी रिहंद नदी है उसी को बांध कर बनाया गया है। तो दोस्तों आज के हमने ढेर सारे क्वेश्चन देखे। अगर आपने हर एक प्रश्न का सही उत्तर दिया, ठीक है, अगर दोस्तों आपको कम से कम 50 से भी अधिक प्रश्नों के उत्तर आते थे, तो दोस्तों आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। अगर आपको कुछ नहीं आता था दोस्तों, आप इस वीडियो को कम से कम नहीं तो 5 से 10 बार देखिएगा, जिससे कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो सके। इसकी दोस्तों पार्ट 1 वीडियो तुरंत आप इस वीडियो खत्म होने के बाद देख सकते हैं, और दोस्तों इसके बाद आपको पार्ट 3 भी देखना है। तो दोस्तों आपकी पूरी तैयारी होगी पेपर के लिए, तब आप लोग पेपर में जाकर एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबका आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, तो दोस्तों हम नहीं कहेंगे सभी बच्चे 100% स्कोर करेंगे। एक चीज और दोस्तों, अगर आपको चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लाल कलर का बटन है उसको हल्का सा टच कर लीजिएगा, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे, और सभी बच्चों को पेपर के लिए अभी से ऑल द बेस्ट।